डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक छोटे से गैप के बाद मैं ये वीकली करंट अफेयर ला रहा हूं। आप में से जो इसको फॉलो करते हैं उन्हें लगा होगा कि सर क्यों डिले कर रहे हैं। एक तो रीजन ये था कि आई वाज ट्रेवलिंग, और दूसरा ये भी था कि मुझे कोई बहुत ज्यादा एक वीक में मिला नहीं, अनफॉर्चुनेट, मतलब जो एग्जाम वर्दी जिसको आप न्यूज कहते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाए। लेकिन फिर भी मैंने जितना मिल पाया है, अभी भी मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल न्यूज बहुत ज्यादा इस बीच में ऐसे हुए हैं जो एग्जाम में पूछा है, लेकिन इंडिया के न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सो लेट अस बिगिन। मैंने मोटा मोटा 23 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक का जो है ये पीरियड लिया है। उसमें जो भी मुझे न्यूज लगे हैं एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट, वो चुन के मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेट अस स्टार्ट। ये तो आप पॉज करके देख लीजिएगा, जो CUET PG के लिए जो अभी ग्रुप जस्ट अभी लॉन्च हुई है, यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आगे थोड़ा सा और इसको बता देंगे बिफोर आई एंड। चलिए, इंटरनेशनल रिलेशन में देखें या ग्लोबल लेवल पे क्या न्यूज बनता है एग्जाम के लिए। तो मैं पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि अमेरिका में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है आर्म रखने का या गन रखने का राइट वहां के सिटीजन को दिया गया है। मैंने ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब यहां पे देख सकते हैं किस तरह से खिलौने के जैसे अमेरिका में जो है गन, ये BBC के मैंने साइट से लिया है, किस तरह से गन बिक रहे हैं, वहां बच्चे गन चलाते हैं। और यहां पे देखिए न्यूज, जैसे देखिए US हैज रिपोर्टेड 36 मास शूटिंग इन फर्स्ट 23 डेज ऑफ दिस ईयर। तो वहां के नीति निर्धारकों के बीच में भी ये बात को लेके काफी परेशानी का सबब है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब यदि इसके हिस्ट्री में हम लोग जाए, पहले चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अब तक आप आंसर गेस कर लिए होंगे। ये सेकेंड अमेंडमेंट है। और डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि यदि आप IR से एग्जाम दे रहे हैं तो अमेरिका के जो अमेंडमेंट्स हैं ना, वो आपको बहुत सारे याद रखने चाहिए। फर्स्ट अमेंडमेंट, जिससे काफी सारे उनको राइट्स मिले हैं, एंड देन 19th अमेंडमेंट जिससे कि वुमेन को जो वोटिंग राइट मिली है, 13th अमेंडमेंट जिससे स्लेवरी खत्म की गई, इस टाइप के जो हैं 14th अमेंडमेंट। काफी सारे जो अमेंडमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है ग्लोबल लेवल पे जानने के लिए, क्योंकि अमेरिकन पॉलिटी जो है वो द पॉलिटी है, उसको फॉलो करते हैं हर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है, डेमोक्रेसी है, क्योंकि वो एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि बेस्ट वे में कैसे डेमोक्रेसी को चलाया जा सकता है, एक प्लूरल सोसाइटी कैसे रह सकती है, मतलब जो भी उसमें इनपरफेक्टनेस है, लेकिन इन कंपेरिजन टू अदर, इसके चलते वो एग्जाम में पूछा जाता है। अब यदि हम हिस्ट्री में जाएं कि ये क्यों गन राइट्स दिए गए थे, तो आपको पता है कि अमेरिका जो है वो सेटलर की कंट्री है। वहां पे यूरोप से लोग आए थे और उन लोगों को अपने जान माल की रक्षा करने की होती थी, तो उस समय में वो रेड इंडियन से लड़ने के लिए आर्म्स रखते थे। बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब भी उन्होंने ये कहा कि सिटीजन का ये हक होना चाहिए कि वो अपने सरकार से भी लड़ सके। मतलब सरकार के पास तो पुलिस है, आर्मी है, वो उस पर बर्बरता कर सकती है, जनता के पास क्या है। तो एक तरह का वो जो राइट्स का जो था ना कि हमें गन राइट भी चाहिए, हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, उसके तहत ये दिया गया था अमेरिका में। लेकिन आप देखिए कैसा नासूर बन गया है। Which is the first Western nation to appoint first special representative on combating Islamophobia? अब इस्लामोफोबिया क्या है? मतलब कोई भी जो फोबिया होता है, जैसे क्लास्ट्रोफोबिया है, बंद कमरे में आपको डर लगता है, कई लोगों को ऊंचाई से होता है, इन सब का टर्म भी पूछा जाता है। कई बार आपको मतलब नीचे झांकते हैं और आपकी सिहरन होने लगती है, कई लोगों को नहीं लगता है। तो उस तरह की जो फोबिया है, इस्लामोफोबिया उस टाइप की साइकोलॉजिकल फीलिंग है जहां पे कि आपको किसी मुस्लिम को देख के ही डर लगने लगता है कि कहीं आतंकवादी ना हो, कहीं ये बम ना फोड़ दे। तो ये एक फोबिया है और ये एक स्टीरियोटाइपिंग होती है, मतलब आपने अपने मन में पाल लिया है, जबकि वो आदमी हो सकता है कि बहुत अच्छा हो, उसके धर्म से कोई नाता ना हो। तो ये इससे क्या होता है, पूरी दुनिया में जो है एक अजीब सी समझिए कि सामाजिक जो ग्लोबल समाज है उसमें बहुत गलत ट्रेंड जाता है, क्योंकि मुस्लिम बहुत ज्यादा हैं वर्ल्ड में, उसके प्रति सब लोग फोबिया पाल लेंगे तो कैसे ये दुनिया चलेगी। ये चीजों के चलते यूनाइटेड नेशन ने भी जो है UN इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया जो है हर साल मनाते हैं। मैं अगला क्वेश्चन पे आऊंगा। तो यहां पे मैं ये पूछ रहा हूं कि कौन सा ऐसा वेस्टर्न कंट्री है जिसने कि इसके लिए एक स्पेशल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एक कमिटी जैसे बनाई है जो कि इन्वेस्टिगेट करेंगे और गवर्नमेंट को सलाह देंगे कि क्या पॉलिसी बने, क्या एक्ट बने जिससे कि इस्लामोफोबिया को रोका जा सके। और वो कंट्री है कनाडा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां पे भी आए कि जो यूनाइटेड नेशन का जो इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट जो मुहिम चलाने का जो दिन है वो 15 मार्च। आप याद कर लीजिए
ये पूछा जा सकता है, और ये यहाँ का न्यूज है जिस न्यूज के बेसिस पे मैंने ये दोनों क्वेश्चन को फ्रेम किया है। अब इस मोहतरमा को आप देख सकते हैं, इस लेडी को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। ये अभी इंडिया आने वाली हैं, इनफैक्ट कल ही ये पहुंचेंगे, यहाँ न्यूज आप देख सकते हैं। और ये कनाडा की जो है फॉरेन मिनिस्टर हैं। कनाडा के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बहुत एडवांस स्टेज में हम लोग हैं, और कनाडा इंडिया बहुत मामलों में बहुत सेम है। देखिए, उसकी जो फेडरलिज्म है वो इंडिया के जैसा है। इनफैक्ट कह लीजिए कि कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही प्रेरित होकर के हम लोगों ने एक, जिसको बोलते हैं एसिमेट्रिक सेंटर पावरफुल फेडरलिज्म की जो है अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसके अलावा प्लूरलिज्म को कनाडा भी सपोर्ट करता है, डाइवर्सिटी को, मल्टीकल्चरलिज्म को इंडिया भी, दोनों जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो कई तरीके से हम लोग सेम हैं। लेकिन इस बीच में पिछले 20-25 सालों में सिख इशू को लेकर के दोनों कंट्री थोड़े अलग थलग हुए हैं, क्योंकि वहां सिख फॉर जस्टिस नाम की संस्था का काफी जोर चलता है। आपको पता है कि सिख कनाडा में काफी ज्यादा जाते हैं, और वहां खालिस्तान मूवमेंट चलाया गया था। आप लोग में से कई लोगों को याद भी नहीं होगा कि 1980s में जब खालिस्तान मूवमेंट बहुत हाइट पे था, तो एयर इंडिया के एक विमान थी, कनिष्क नाम था उस विमान का, तो वो कनाडा से इंडिया आ रही थी, और उसको बम से जो है खालिस्तानी टेररिस्ट ने आकाश में उड़ा दिया था, और करीब 350 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उस समय से ही भारत और कनाडा के बीच में इस इशू को लेकर तानातानी चलती रही है। तो इसलिए ये जब आ रही हैं तो उत्सुकता है कि देखिए कैसे इन दोनों की कंट्री के रिश्ते और अच्छे होते हैं। सो मेलेना जॉली। यहां एक और बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत इंडिया आए हैं, इस जेंटलमैन को आप देखिए, ये न्यूज देखिए। यूएनजीए के प्रेसिडेंट, 77th सेशन चल रहा है यूनाइटेड नेशन का। हर साल एक सेशन चलता है, सितंबर में शायद शुरू होती है, और हर सेशन के लिए, मतलब हर साल के लिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक प्रेसिडेंट चुना जाता है, जो उस साल उसकी जो सेशन चलती है उसका एक तरह से चेयर करता है, जैसे आप लोकसभा स्पीकर कह सकते हैं। तो इस साल के जो 22-23 के जो हैं 77th यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है, सो कैसे पढ़ेंगे, एस तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो कास्बा या काबा करोसी। और ये किस कंट्री के, ये भी देख लीजिएगा, शायद किसके हैं, मैंने देखा था हंगरी के हैं मुझे लगता है। सो ये अभी इंडिया विजिट कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का नाम आप जाने, और ये भी जाने कि हर साल जो है अलग अलग प्रेसिडेंट होते हैं। ये सब जो है प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके ठीक पहले अब्दुल्ला शाहिद थे, जो हमारे बगल के छोटे कंट्री मालदीव से आते थे, उसके पहले ये, उसके पहले ये, तो सब जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नाम जानना चाहिए आपको, और इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा यूनाइटेड नेशन जनरल, यूएन के सेक्रेटरी जनरल से मत कीजिएगा। पूरे यूनाइटेड नेशन का जो हेड होता है वो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का आता है, जो एंटोनियो गुटेरेस है, और ये सिंपल जो है एक सेशन के, वो भी जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं। ये उससे बहुत छोटा पोस्ट हो। अब थोड़ी चलिए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पे चर्चा कर लेते हैं। भारत के उड़ीसा में हॉकी वर्ल्ड कप हुआ 2023 का। हम लोगों का हृदय टूटा, क्योंकि भारत उसमें बहुत खराब प्रदर्शन किया, उसने 9th स्थान लिया, सेमीफाइनल में भी नहीं जा पाए, इनफैक्ट क्वार्टर फाइनल में हम लोग नहीं जा पाए। तो ठीक है, लेकिन इसको जीता कौन, ये जानना तो एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, और इसको जीता जर्मनी ने। यहां आपको याद होना चाहिए कि बेल्जियम नंबर 1 टीम है, इन्होंने बेल्जियम को हरा करके जर्मनी ने जीता। हु वॉन द मेंस ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस, ये एक बहुत महान टेनिस प्लेयर हैं, इनका फोटो यहां पे देख रहे हैं, और इन्होंने, मुझे लगता है कि राफेल नडाल और रॉजर फेडरर के साथ सबसे ज्यादा जो ग्रैंड स्लैम टेनिस की टूर्नामेंट है वो जीता है। अब आप पूछेंगे ग्रैंड स्लैम क्या होती है, तो लॉन टेनिस की, 2 टेनिस होता है, टेबल टेनिस और लॉन टेनिस। जो मैदान में खेली जाती है लॉन टेनिस, जो ज्यादा पॉपुलर है, बहुत एथलेटिक गेम होती है, उसके जो सबसे बड़े टूर्नामेंट जो दुनिया में होते हैं वो 4 को ग्रैंड स्लैम कहते हैं। सबसे पहले साल में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी में, फिर मई जून में जो है फ्रेंच ओपन होता है, और फिर उसके बाद जून के लास्ट में जो है विंबलडन होता है लंदन में, और लास्ट में अगस्त में या सितंबर में यूएस ओपन होती है। तो इन 4 को जीतना एक ड्रीम होता है टेनिस प्लेयर का, और इस साल की जो शुरुआत हुई है जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन की, उसको जीता है नोवाक जोकोविक ने। नोवाक जोकोविक जो है एक और कारण से अभी हाल में न्यूज में आ गए थे, कोरोना काल में इन्होंने कोरोना वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया था, और इनको कुछ टूर्नामेंट में इजाजत नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं खेलेंगे, लेकिन हम तो वैक्सीन नहीं लगाएंगे। तो ये भी आपको जानना चाहिए।
यहां पे एक बहुत ही हर्ट वार्मिंग जो है स्पोर्ट्स में हम लोगों के लिए घटना रही कि अंडर 19 जो वुमेन वर्ल्ड कप हुआ उसमें इंडिया ने जो है वो टूर्नामेंट को जीत लिया, T20 ऑफ कोर्स। तो T20 का अंडर 19 का वुमेन जो वर्ल्ड कप हुआ उसको इंडिया ने जीता। ये बहुत बड़ी बात हम लोग के लिए, और इंडिया ने जो है इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। अब मैं हमेशा जो है जो इंडियन ओरिजिन के लोग जो दुनिया भर में अपने झंडे गा रहे हैं उसके बारे में पूछता हूं। यहां मैं पूछ रहा हूं राजा चेरी कौन है? राजा चारी, इनका फोटो देख सकते हैं, देख के ही आप पहचान जाएंगे कि एस्ट्रोनॉट है। एस्ट्रोनॉट मतलब जो कि स्पेस में जाते हैं, नासा में साइंटिस्ट हैं। इनको अभी वहां के प्रेसिडेंट ने जो है अपॉइंट किया है वहां के ब्रिगेडियर जनरल के, मतलब बहुत बड़ा पोस्ट था, एयर फोर्स का ब्रिगेडियर जनरल बनाया। तो बहुत बड़ी बात है कि फर्स्ट टाइम इंडियन ओरिजिन का कोई व्यक्ति इतना ऊपर एयरफोर्स में अमेरिका में पोस्ट होल्ड करेगा, राजा चारी। रामसर कन्वेंशन जो है अभी फिर से न्यूज में आ गया, क्योंकि कुछ जो वेटलैंड है, बेसिकली ये जो कन्वेंशन है रामसर कन्वेंशन, रामसर कहां पे है आप देख लीजिएगा। रामसर इंडोनेशिया, ईरान में है। रामसर सिटी ईरान में ये कोवेनेंट या एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो ये जो है वेटलैंड से को सुरक्षित करने के लिए, वेटलैंड क्या होती है? जहां पे कि ह्यूज अमाउंट ऑफ पानी जो है जमा हो जाता है, दलदल जैसे। अब ऐसे आपको सोच के लगता होगा दलदल का क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। वो एक तरह के लंग जैसे होते हैं। जैसे अपने यहाँ सुंदरवन का जो डेल्टा है, उसकी जो जंगल है, रन ऑफ कच्छ भी है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे इंडिया में 10 ऐसे वेटलैंड हैं जो रामसार साइट कहलाते हैं, रामसार साइट, जिसको कि प्रोटेक्ट करना इंडिया की जिम्मेदारी है। तो ये अभी हाल में इस पे काफी न्यूज में था कि इंडिया ने अपने 2 और वेटलैंड को जो है रामसर कन्वेंशन में लाने का फैसला किया। लाइक दैट, जान लीजिए ये एग्जाम में रामसर कन्वेंशन काफी पूछा जाता है। अब इंडियन न्यूज में आए जो कि काफी खासे इस 10 दिनों में हुए हैं, तो एक एक करके हम लोग चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस ईयर्स रिपब्लिक डे पे मैंने काफी सारे क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, जो एग्जामिनेशन वर्दी भी हैं। अभी आपको पता है कि हम लोगों ने 26 जनवरी अभी बीती है, हम लोगों ने रिपब्लिक डे अपना मनाया है। कैवा शायद 73rd, यस, देख लीजिएगा। सो इन दिस ईयर्स रिपब्लिक डे विच फॉरेन डिग्निटरी वाज द चीफ गेस्ट? ये हर साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि हर बार एक किसी राष्ट्र के अध्यक्ष या शासनाध्यक्ष को जो है, मतलब हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट को इंडिया इन्वाइट करती है। तो इस बार जो है किस फॉरेन डिग्निटरी को इन्वाइट किया गया था, मैंने पूछा है। आप इसको रोक करके आप गेस कर सकते हैं और फिर देखिए सर क्या कहते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, मैंने नाम नहीं लिखा है, देख लीजिएगा उनका नाम, मैं भूल रहा हूं, इसरी ऐसा करके कुछ है, वो देख लीजिए, उनका फोटो भी देख लीजिए तो याद रखने में आसानी होती है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट वाज द चीफ गेस्ट इस साल, मतलब 2023 के रिपब्लिक डे परेड में। अब यहां पे ये है कि आपको पता है कि रिपब्लिक डे का परेड जो है राजपथ पे होता है। अब तो उसका नाम बदल दिया गया, उस पर भी आगे हम लोग देखेंगे। तो इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक के जो रोड को राजपथ कहते हैं, वहां पे एक बहुत ग्रैंड परेड होती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी डिग्निटरी वहां रहते हैं। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि ये जो राजपथ पे परेड होता है, ऐसा नहीं है कि 1950 से होता है। आपको पता है कि 1950 में पहली बार हम लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया था 26 जनवरी को, लेकिन ये रिपब्लिक डे का परेड जो है वो 1955 से होता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि रिपब्लिक डे परेड 1955 से पहले होता कहां था ये 4-5 साल? तो वो जो है किंग्सवे में, जिसको अब नेशनल स्टेडियम कहते हैं, उस समय में इरविन स्टेडियम कहलाता था, लॉर्ड इरविन के नाम पे। और कुछ 1-2 साल जो है रामलीला मैदान है पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के बीच में, कह लीजिए जंक्शन पे, वहां पे भी जो है ये होता रहा है। 1955 में पहली बार ये राजपथ पे शिफ्ट हुआ, तब से वहीं पे हो रहा है। जो ये भी इंटरेस्टिंग है कि जब 1955 में हुआ राजपथ पे, तो पहले जो गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, मलिक गुलाम मोहम्मद, उनको चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था उसमें 1955 में जो राजपथ पे हुआ था। ये भी एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। हु वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर ड्यूरिंग इंडियाज फर्स्ट रिपब्लिक डे? जब 1950 में 26 जनवरी को हम लोगों ने मनाया था, तब पहले कौन थे फॉरेन के डिग्निटरी जिनको चीफ गेस्ट बनाया गया था? तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो थे प्रेसिडेंट सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया। यहां पे मैंने सब उनका नाम दिया है जो नेहरू जी के दोस्त थे, और इन लोगों ने नेहरू जी के साथ मिलकर नाम की स्थापना की थी, नॉन अलाइन मूवमेंट की, 1961 में बेलग्रेड में। ये भी जो है पूछा जाता है कि कहां क्या था। बेलग्रेड जो है उस समय में यूगोस्लाविया की राजधानी होती थी। अब तो यूगोस्लाविया 6 अलग अलग कंट्री में टूट चुका है, और उसके जो प्रेसिडेंट थे उस समय मार्शल टीटो थे।
इन सब के नाम पे कुछ कहीं कहीं दिल्ली में सड़क वड़क भी है। क्वामे निक्रुमा जो है घाना के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने एक बुक भी लिखा था नियो कॉलोनिज्म पे, वो भी पूछा जाता है एग्जाम। एक और रिपब्लिक डे से चली सवाल जो बहुत इंटरेस्टिंग है, एक ही बार ऐसा हुआ है रिपब्लिक डे के परेड में जबकि एक साथ 10 हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट को बुला लिया गया था चीफ गेस्ट में। तो वो कौन सा साल थे और वो थे कौन 10 राष्ट्राध्यक्ष? वो एशियन कंट्री जो है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन, तो ये एशियन जो है नेशन को बुला लिया गया था। उसके 10 मेंबर हैं, उसके 10 के जो है मेंबर कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष को या कह लीजिए हेड ऑफ द स्टेट को बुलाया गया था। वो लोग सब आए थे 2018 में। इससे जुड़ी हुई आपको पता होना चाहिए लुक ईस्ट पॉलिसी इंडिया की और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये दोनों में जो एशियन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। एशियन के साथ में हम लोग दिल्ली डायलॉग भी करते हैं, एशियन +6 कंट्री कहते हैं, मतलब एशियन के साथ हमारा काफी क्लोज नाता है। उसके थ्रू हम जो है ईस्टर्न कंट्री जिसमें जापान भी आता है, चाइना भी कह लीजिए, ताइवान, उन सब से अपने रिश्तों को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बिजनेस, कल्चर, इकोनॉमिक एंड ऑल। सो 2018 में ऐसा हुआ था। अब इसी से जुड़ा हुआ है कि इस बार हम नहीं कहेंगे कि वो राजपथ पे हुआ था। इस बार कहां हुआ था? तो मेरा क्वेश्चन है कि राजपथ का नया नाम क्या है जिसपे कि इस बार का परेड हुआ, और उसका नया नाम है, यस अभी आप सही समझ गए होंगे, यह है कर्तव्य पथ, ना कि अमर अधिकार या अमृत पथ। मुगल गार्डन जो है दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के अंदर एक बहुत फेमस गार्डन है जिसमें कि बसंत ऋतु जैसे अभी आई है तो उसमें बहुत फूल खिलते हैं, लोगों के लिए खोल दिया जाता है कुछ समय के लिए। लेकिन अब उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? मुगल गार्डन का नाम क्या हो गया है? अमृत उद्यान, अमर उद्यान, कर्तव्य उद्यान, अमृतकाल उद्यान। तो ये अमृत उद्यान इसका जो है नाम परिवर्तन कर दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन जो मैं 26 जनवरी पे पूछ रहा हूं वो है कि 26 जनवरी को हम क्यों रिपब्लिक डे मनाते हैं? ये क्वेश्चन आपको आसान लग सकता है लेकिन आप कंफ्यूज कर सकते हैं। चलिए मैं ऑप्शन देता हूं। क्या इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था? नहीं हुआ था। क्या इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था? नहीं। दिस डे इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज प्रेजेंटेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट? बिल्कुल नहीं। दिस डे इन 1930 नेशनलिस्ट लीडर सेलिब्रेटेड पूर्ण स्वराज डे? यस। इनफैक्ट क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज का डिमांड जो है वो लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस में वहां इसको एक तरह से प्रस्तावित किया गया था। कांग्रेस ने कहा था कि हर साल हम 26 जनवरी को, और पहला जो है वो 26 जनवरी 1930 को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और उस दिन हम अपना राष्ट्र ध्वज फहराएंगे। तो उसी के याद में हम लोगों ने 26 जनवरी को फैसला किया कि हम रिपब्लिक डे मनाएंगे। क्योंकि हुआ क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया और उसी दिन एडॉप्ट कर लिया गया और इनैक्ट भी कर लिया गया। उसी दिन से वो लागू भी हो गया। उसके कई सारे प्रोविजन 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। आप यदि प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा दिस डे ऑफ 26 नवंबर 1949 वी हियर बाय एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन केवल इस सिंबोलिज्म जो 1930 में पहली बार मनाया गया था 26 जनवरी को, उसको अक्षुण्ण या बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजन को रोक के रखा गया और 26 जनवरी 1950 थोड़े दिन बाद जो है वो उसको लागू किया गया और इसीलिए उस दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते थे। एक तरह से एक सोची समझी मतलब एक डेट था ये। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन? नाक से जो है वैक्सीन देने की पहली बार इंडिया में इजाद हुआ है भारत बायोटेक के द्वारा और उसका नाम है इनकोवैक। तो आप रख लीजिए इसको। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसाइड किया कि हम जो अपनी जजमेंट होगी उसको हम 4 रीजनल लैंग्वेज में रिलीज करेंगे या प्रिंट करेंगे, जिससे कि पहले केवल इंग्लिश में होती थी, अब जो है 4 रीजनल लैंग्वेज में भी होने लगी। तो उसमें से कौन सा लैंग्वेज ये नहीं है? मतलब 5 मैंने दिया है, एक उसमें से नहीं है। तमिल है, गुजराती है, उड़िया है, हिंदी है, बंगाली नहीं है। यही इसका सही आंसर है, बंगाली में नहीं। तो तमिल, गुजराती, उड़िया एंड हिंदी 4 रीजनल लैंग्वेज में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि अब हमारे जजमेंट जो है वो लोगों को अवेलेबल किए जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल की घोषणा हुई है। वहां के चीफ मिनिस्टर जगन रेड्डी ने कहा है कि अब विशाखापत्तनम जो है वो हमारा नया कैपिटल होगा। अभी कौन सी कैपिटल है? अमरावती। और ये इसकी नौबत क्यों आई कि
आंध्र प्रदेश की राजधानी जो इतनी ब्यूटीफुल शहर थी हैदराबाद, उससे शिफ्ट करने की जरूरत ही क्यों आई? उसका कारण यह है कि हैदराबाद जो है अब तेलंगाना की राजधानी बन गई है। इनफैक्ट हैदराबाद ही वो पोर्शन था जो तेलंगाना में प्रमुखता से शामिल किया गया। इसके चलते इनको नई राजधानी बनाने की जरूरत पड़ी। पहले इन्होंने अमरावती में सोचा था, जो पहले के चीफ मिनिस्टर थे चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने बहुत धूमधाम से अमरावती में बहुत बड़ा एक प्लॉट लेके और वहां काम भी शुरू कराया था। लेकिन अब जो है नए चीफ मिनिस्टर ने डिसाइड किया कि वो विशाखापत्तनम में होगी। अब ये देखिए, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो लॉन्च हो रही है। इकोनॉमिक सर्वे होती क्या है? बजट के ठीक एक दिन पहले, बजट इंडिया में 1 फरवरी को, अभी कई सालों से पहले तो लास्ट डे ऑफ फरवरी होती थी, लेकिन अब 1 फरवरी को होती है। उसको प्रीपोन किया गया कुछ साल पहले। आप देख लीजिए किस साल से किया गया, वो भी चेक कर सकते हैं। पहले आपको ये बता दें कि टाइम भी जो है पहले 5 बजे का होता था शाम में, क्योंकि इंग्लैंड में उस समय में 10:30 या 11 बजते थे। अब तो हम लोग कॉलोनियल माइंडसेट से उसको 5 बजे रखते थे, कोई कारण नहीं था उसका। उसको भी चेंज करके अब जो है 11 बजे कर दिया गया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इकोनॉमिक सर्वे, जो पूरे इंडिया के इकोनॉमी का एक हाल लेखा जोखा देती है और एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे सिविल सर्विस अदर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे, तो ये डॉक्यूमेंट कौन सा डिवीजन इंडिया का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है? क्या वो नीति आयोग करता है, या चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर करते हैं जो यहाँ पे दिख भी रहे हैं, या डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करता है? तो सही जवाब है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इस डॉक्यूमेंट को, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को बनाता है और इसको जारी करता है। इस बार यदि आप देखेंगे तो संसद में निर्मला सीतारमण जी ने इस डॉक्यूमेंट को जो है प्रस्तुत किया और उस पर काफी विशद विवेचना हुई, और अगले दिन उन्होंने जो है अपना बजट प्रस्तुत किया। With which country India has launched initiative on critical and emerging technology, ICET? ये एक बहुत अभी अच्छी एक इनिशिएटिव है 2 कंट्री की, जहां पे कि एक टेक्नोलॉजिकल जो कॉपरेशन है उसको बहुत हाई लेवल पे ले गया, जो डिफेंस सेक्टर में भी ये टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी डिफेंस सेक्टर में भी आती है। जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, 6G है, या मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है। इन सब में जो है दोनों कंट्री अब काफी जो है इनिशिएटिव लेंगे मिल करके। तो वो कंट्री जिसके साथ इंडिया ने आईसेट लॉन्च किया है वो है यूएसए। अभी जो है यूएसए के कौन आए थे? ब्लिंकन आए थे, या आप देख लीजिएगा कौन डिग्निटरी आए थे जिसके साथ की इंडिया ने ये घोषणा की है। इनफैक्ट वो भी क्वेश्चन यहां बन सकता था। अब यहां पे मैं पूछ रहा हूं कि ये जो जेंटलमैन है बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए हैं, इनका नाम क्या है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वो होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर को ये एडवाइस देता है कि क्या इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे बननी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये तो सुमन बेरी तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, आपको पता है, और इनका नाम है वी अनंथा नागेश्वरन। और ये दोनों भी इनके पहले, नागेश्वरन जी के पहले, ये लोग भी जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इंडिया के रह चुके हैं। एक जो है इंडस वाटर ट्रीटी अभी न्यूज में आई, ये न्यूज से मैंने लिया है, जहां पे कि इंडिया ने नोटिस भेज दिया पाकिस्तान को कि हम 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के बीच में, इस नदी के जल के बंटवारे और उस पे जो उसका दोहन होता है उसको लेकर के, और ये पूरी दुनिया में एक मिसाल थी ये ट्रीटी की, कैसे 2 कंट्री जो 4 वॉर लड़ चुके हैं, वो एक इंडस वाटर ट्रीटी को कितनी बढ़िया से इन्होंने निभाया है इतने सालों तक। लेकिन उसमें भी खटास पैदा हो गई, और वो खटास की जो वजह रही वो 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रहे, किशन गंगा एंड रातल। और किशन गंगा राटल प्रोजेक्ट दोनों जो है राटल हाइड्रो, ये दोनों जम्मू कश्मीर में है, किस नदी पे है मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो ये झेलम और चेनाब पे है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसको याद कर लीजिए। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में ये 3 चीजें हैं। ये वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन से हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पाकिस्तान को इसमें जो है झेलम, चेनाब और इंडस का पानी को पूरी तरह से यूज करने का हक मिला, और इंडिया को रावी, ब्यास और सतलज। अब यहां पे जो मैंने आपको कहा था कि यदि यहां, तो ये चलिए क्वेश्चन का दौर खत्म हो गया। यदि आप CUET PG को ज्वाइन करना चाहते हैं, बैच जो कि अभी जस्ट लॉन्च हुआ है 5-6 दिन पहले, और बेस्ट तरीका जिसको आप कह सकते हैं अब इस तरह के एग्जामिनेशन के लिए होता है कि आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, और वो भी मैचिंग लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं खुद गाइड स्टूडेंट को कर रहा हूं, उसके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन भी कर रहे हैं, और एक तरह का एक नई जो है एनर्जी आती है जब आप इस तरह के ग्रुप में आते हैं। तो
मतलब जो एक्सपीरियंस रहा पिछले साल का, उससे मैं कह सकता हूं कि इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता, और एकदम नॉमिनल कॉस्ट पे। उसका इसका पर्पस ये है कि आप जुड़ें और एक एंजॉय करें इस 3-4 महीने के प्रोसेस को, और उसके थ्रू अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लें। इसके बारे में जो है यहाँ पे बहुत कुछ लिखा गया है, आप इसको रोक करके पढ़ लीजिएगा। ऑफ कोर्स ये पेड है, नॉमिनल कॉस्ट पे। यदि आप इस पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नेम, टेलीग्राम आईडी, क्योंकि टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे ही ये बनाया गया है, वैसे जो है ऑनलाइन जो मीटिंग होती है या डाउट क्लियरिंग हो तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होती है, गूगल मीट एंड अदर। जो इसमें टेस्ट सीरीज होती है वो लाइव होती है, और वो भी जो है ऑनलाइन गूगल फॉर्म के थ्रू होती है। यहाँ हमको बता दें कि टेस्ट जो है बाइलिंगुअल होती है, आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों में टेस्ट दे सकते हैं। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पे अपना नेम, मोबाइल नंबर एंड टेलीग्राम आईडी ये लिख करके भेजें, फिर आपको डिटेल बताया जाए। ओके डियर स्टूडेंट, आप इस तरीके से मुझसे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करता हूं जो भी आपकी क्वेरी हैं, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड स्ट्रैटेजी से हो, चाहे क्वेश्चन हो। एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने इस बीच में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे भेजे हैं, और मैं उन सब क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश करता हूं, इसलिए आप भेजते भी हैं। सो थैंक यू वेरी मच, और भेजते रहिए। और आपको कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो जरूर हमसे पूछिए। मैं सबसे ज्यादा टाइम निकाल करके जो डाउटफुल एमसीक्यू की बात मैं कर रहा हूं उसको मैं तुरंत जवाब देने की कोशिश करता हूं। और एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूं, यदि सीयूईटी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं इनजस्टिस हो जाएगा ये कहना जरूरी है कि एक दूसरी 2 बैच चल रहे हैं। एक नेट जेआरएफ के लिए भी चल रही है। यदि आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक से लिखें कि मैं नेट जेआरएफ बैच के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ। यदि आप सीयूईटी पीजी में ज्वाइन कर, जिससे कि दोनों बैच के जो क्वेश्चन का लेवल है वो अलग अलग है, तो आप उसी बैच में ज्वाइन करें जो एग्जाम आप दे रहे हैं। सो ओके डियर स्टूडेंट, मिलेंगे बहुत जल्द किसी और वीडियो के साथ में, मे बी पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस यूजीसी नेट की या सीयूईटी की, दोनों में से एक इस वीक में। तब तक के लिए विदा।